गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे उसमें हम कुछ थ्योरम्स देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था ग्रुप होगा तो उसके लिए आइडेंटिटी यूनिक होगी एंड इन्वर्स प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम की क्या होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। ये प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंड आगे हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे कि अगर ग्रुप होगा तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये सब देखा था हमने। फिर लास्ट थ्योरम में हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक अगर कोई सेमी ग्रुप है मतलब क्लोजर एसोसिएटिव, वो अगर ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनको सेटिस्फाई करता है, तब हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन और इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब ये ग्रुप होगा, एक मतलब समूह होगा। बट हमने देखा था एग्जाम्पल कि अगर ये ट्रू हो, ये चीज़ ट्रू ना हो, तब जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप होगा। और हो सकता है ये ट्रू ना हो और ये ही ट्रू हो, तब भी जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप होगा। सो इसको हमने ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमने एग्जाम्पल देखा था इसके लिए। तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा था। a स्टार b इज इक्वल टू बी, ये देखा था हमने। तो आई होप आपने इस थ्योरम को अच्छे से करा होगा, बिकॉज ये थ्योरम हमने 2 लेक्चर्स में करी थी। सो उन दोनों को आपने नोटबुक्स पे उतार लिया होगा, तब आपने अच्छे से देखा होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट 7th थ्योरम है, या बुक के अकॉर्डिंग 1.9। इस थ्योरम में हमें दिया है जी क्या है, फाइनाइट सेमी ग्रुप। जी एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है यदि किस परिमित मतलब फाइनाइट परिमित सेमी ग्रुप जी, इसको नाम दिया हमने जी। इसके लिए हमने एलिमेंट लिए ए बी एंड सी, तीनों जी में से। इनके लिए वो कोई भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी एंड बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, तब हम कहेंगे कि वो हमारा ग्रुप होगा। एंड है यहाँ पर देन जी एक ग्रुप है। अब तक हमें ग्रुप के लिए पता होता था क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स प्रूफ करो। फिर इससे लास्ट थ्योरम में हमने 2 प्रॉपर्टी देखी थी। अगर वो 2 प्रॉपर्टी हो रही है हमारी, तब भी हम कहेंगे कि वो ग्रुप होगा। अब ये थ्योरम में हमें देखा है यदि फाइनाइट सेमी ग्रुप परिमित होना चाहिए, सेमी ग्रुप तो है लेकिन वो परिमित होगा, तभी ये थ्योरम वैलिड होगी। थ्योरम में क्या है, ए पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ये कैंसिलेशन लॉ नहीं है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। जैसे कि इधर ए इनवर्स से ऑपरेट किया था तो हमें ये मिला था। अगर ये प्रॉपर्टी एंड सेकंड बी ए इज इक्वल टू सी ए, ये राइट कैंसिलेशन लॉ लिख लो, चाहे यहाँ पर इनको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये राइट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम एंड दक्षिण निरसन नियम। अगर कोई ग्रुप सेमी फाइनाइट सेमी ग्रुप इस ए एंड बी दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि वो ग्रुप है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे कि जी एक हमने लिया, सेमी ग्रुप है, इसका मतलब
क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। यदि G क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय है, G एक नॉन एम्प्टी सेट है और दिया हुआ है एंड G परिमित है, मतलब फाइनाइट है। अगर G फाइनाइट है, उसमें अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, माना G क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट। नोटेशन दे सकते हैं A1 A2 एंड सो ऑन AN। मान लिया n एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है, हम जनरली मान रहे हैं n एलिमेंट होंगे। अगर n एलिमेंट हैं G के अंदर, तो अगर हमने लिया कोई भी एलिमेंट एक, A बिलोंग्स टू G के अंदर ये एलिमेंट है। अब इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट पिक करना है, हमने उसको A साइन नाम दे दिया। अब किसी बच्चे ने, अब हमने बोला G में से कोई एक एलिमेंट लो, किसी ने ले लिया A1, किसी ने ले लिया A2, तो कोई फिक्स तो नहीं है कि कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है ना। हमने उसको जनरल नाम दे दिया कि हमने A एलिमेंट चूज़ किया है G में से। अगर A एलिमेंट G में से है एंड A1 A2 AN कहाँ से थे, G में से, ये तो ठीक है कि हाँ A इनमें से किसी एक के इक्वल ही होगा, बट वो कुछ भी हो सकता है ना, हमें पता तो नहीं है क्या, तो हमने A नाम दे दिया उसको। अगर ये G में से, ये भी G में से और सेमी ग्रुप दिया हुआ है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, तब क्या होगा, A1 A2 AN कहाँ से होंगे, ये सारे भी G में से होंगे। A1 A2, A को A1 के साथ ऑपरेट करना है, सारे G में से बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि G सेमी ग्रुप है या सामी समूह है, ये ग्रुप लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो बाय क्लोजर, सेमी ग्रुप है इसलिए बाय क्लोजर, G के एलिमेंट हो गए। अब हम कहेंगे ये सारे एलिमेंट्स होंगे ना, सारे अलग अलग होंगे, क्यों, देखते हैं। अगर हमने माना ये एलिमेंट अलग अलग नहीं है, हो सकता है इक्वल हो, ठीक है, हम लेके देख लेते हैं। हमने लिया AAI इज इक्वल टू AAJ, कोई भी दो इक्वल हो सकते हैं, AA1 AA2 के, AA1 AA3 के। ये तो वही है ना, हम पहले भी ये सिंबल यूज़ किए थे। अब कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ग्रुप नहीं है। अब एक बात देखो, हमने पहले क्या किया था, इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया था, तब हमने कहा था कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है, इन्वर्स है मतलब ग्रुप में इन्वर्स होता है। बट यहाँ तो हमें ग्रुप दिखाना है ना, हमें इन्वर्स नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन हमें ये दे दिया कि कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड कर रहा है, ये इन्होंने दे दिया, ओके। तो अब हमने कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AI इज इक्वल टू AJ बाय A बाय गिवन A, जो A दिया हुआ है उससे होगा ना ये, डन। अब ये दोनों दो एलिमेंट इक्वल हुए तो AI भी AJ के इक्वल होगा, मतलब अगर हमने I को लिया 1, J को लिया 2, तो A1 A2 के इक्वल होगा। बट यहाँ तो हम कह रहे हैं कि n एलिमेंट है G के, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, बट यहाँ तो इक्वल आ रहे हैं। अगर इनको इक्वल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन का साइन होता है, बताया था ना पहले। ये तो हो नहीं सकता, हाँ, यह विरोधी कंडीशन है। इसलिए क्या होंगे, कोई भी दो इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए AAI नॉट इक्वल टू AAJ। तो हम क्या कहेंगे, जो ये सभी थे
इसलिए AA1, AA2 एंड AAN ये सभी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ये सभी भिन्न अवयव हैं या डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। ये सभी अवयव भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। यहाँ से पता चल गए, क्योंकि इक्वल होते तो ये भी इक्वल होने पड़ते, बट ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सभी भी इक्वल नहीं है। ऐसे लिख लो, ठीक है। अब कितने एलिमेंट? 1 2 n तक। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी एलिमेंट क्या हैं? G के ही सभी n अवयव हैं। G के n अवयव तो ये थे, हमने देखा ये सारे भी G के ही एलिमेंट हैं। और इनफैक्ट ये नंबर में कितने हैं? n है। इसका मतलब जो ये वाले एलिमेंट थे इनके इक्वल ही होंगे ना। इसका मतलब इसको हमने नाम दे दिया, अगर 1 दे दो इसको नाम, ये सभी अवयव को। परिणामत ये 1 सारे एलिमेंट से जो इसके सभी अवयव क्या होंगे? G के n अवयव होंगे। ये सभी अवयव G के ही अवयव होंगे, क्योंकि ये सारे n एलिमेंट से, और हमने देखा था ये G के एलिमेंट हैं, तो क्या हुआ? ये सारे G के ही n अवयव होंगे, तो जो ये वाले थे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब हम क्या कहेंगे? अर्थात या डैट इज लिख लो, ये डैट इज का होता है, डैट इज का होता है ये साइन। मतलब G क्या हुआ अब हमारा? AA1, AA2, AAN, ये हमारा G हो गया। के अब देखो, ये G के अवयव थे हमने लिए, हमें मिले क्या? G के अवयव ये। अगर हमें कोई भी, जैसे हमने एक एलिमेंट लिया A, G में से कुछ भी साइन नाम दे सकते हैं उसको। अब अगर वैसे ये सारे एलिमेंट इनके इक्वल होंगे, तो अगर इनमें से अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, उसको नाम दे दिया अगर B, तो B क्या होगा? इनमें से किसी एक के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि G यहाँ ये कह रहे थे एंड यहाँ ये कह रहे थे। इसको 2 दे दो, एंड बाय 1 G क्या था? A1, A2 एंड सो ऑन AN। इसका मतलब अगर हमने कोई एलिमेंट लिया G में से, वहाँ से, क्योंकि वो आपस में इक्वल ही होंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो क्या होगा? B इनमें से ही कोई एक होगा ना, B की वैल्यू इनमें से किसी एक के इक्वल आएगी, कि ऐसे तो हो नहीं सकता G ये भी हो और ये भी हो। इसमें से कोई एलिमेंट इसके इक्वल होना पड़ेगा। इनमें से हमने ले लिया B, मतलब B इसके इक्वल होना पड़ेगा। अब यदि B बिलोंग्स टू G है, तो B क्या होगा? B क्या होगा? उपरोक्त गुणनफल कौन से? ये वाले। उपरोक्त गुणनफलों में से ही होगा। मतलब B की वैल्यू इनमें से किसी एक के इक्वल होगी। हमने मान लिया, हमें पता नहीं है ना किसके इक्वल होगी, तो माना कि A R के इक्वल है B। अब R तो कुछ भी हो सकता है, A1, A1
AA2 AA3, ये क्या हो गया AAR। AR तो क्या था G में से, क्यों? क्योंकि A1 A2 A3 था AR। अब ये कुछ देखे इक्वेशन नहीं लग रही। अभी इससे पहले वाली थ्योरम में हमने करा था ना AX = B, AX = B और ये AX = B, मतलब x का क्या हुआ, x की वैल्यू AR। हमने कोई भी A और B लिए हमने G में से, क्योंकि A भी G में से लिया था और B भी G में से लिया था, वो लिए G में से। उनके लिए AX = B का x कितना आया AR, ये इसके इक्वल, मतलब x की वैल्यू आ गई AR। अब क्या होगा इसके लिए x = AR, मतलब R की वैल्यू तो फिक्स है ना, या तो A1 होगी या A2, कोई एक ही होगी। ऐसे तो नहीं है कि A1 भी B के इक्वल हो जाए और A2 भी B के इक्वल, कोई दो एलिमेंट के लिए एक नहीं हो सकता ना। क्यों? अगर इक्वल ही हो गए तो ये आपस में, मतलब A1 इक्वल हो गया A2 के, बट कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं थे, सभी क्या थे भिन्न भिन्न। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो AR की वैल्यू यूनिक होगी। G में यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। थोड़ा इससे पहले वाली इक्वेशन से रिलेट हो रही है ना, जैसे कि हमें कैंसिलेशन लॉ पता थे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट G के हैं, इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया हमने A, क्लोजर सेम ही ग्रुप है तो ये सारे एलिमेंट G के होंगे। अब कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल होंगे तो कैंसिलेशन लॉ से ये भी इक्वल होगा, बट ये तो अलग अलग हैं सारे, मतलब ये सारे अवयव भिन्न भिन्न होंगे। अब अगर भिन्न भिन्न अवयव हैं और कितने हैं n, और ये भी कितने थे n, इसका मतलब इनमें से कोई एक अवयव इनमें से किसी का इक्वल होगा। हमने इनमें से कोई एलिमेंट लिया, उसका नाम दे दिया b। अब b क्या होगा, इनमें से गुणनफलों में से इक्वल ही होगा, तो AR b के इक्वल। अब ये इक्वेशन वही है AX = B वाली, तो x की वैल्यू क्या आ गई AR, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन आ गया। AX = B का यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहीं पे लिख रही हूँ एक बार, जैसे कि ये सारे G में थे, A belongs to G, A1 A2 AN belongs to G। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना A1 A क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर A2 A AN A, ये डैश डैश का साइन होता है, ये तो पता है ना सबको, AN A, ये सभी भी G में होंगे। अब ये सभी G में होंगे तो इसी वाले प्रोसीजर से ये कभी इक्वल हो नहीं सकेंगे। AI A नॉट इक्वल टू AJ A, इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल, क्योंकि ये वाला कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा था ना। चलो लिख लो, माना इक्वल है तो क्या आया AI = AJ, लेफ्ट सॉरी बाय B पार्ट से लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अब ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब AI A नॉट = AJ A। सभी I और J की वैल्यू के लिए ना कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, तो फिर जो सेट बनेगा हमारा ये n एलिमेंट
और ये n एलिमेंट, वो वाले n एलिमेंट किसी के इक्वल होंगे इसके, तो हमने ले लिया b किसके इक्वल होगा, इसी प्रकार से उपरोक्त प्रकार से ही लिख लो। क्या होगा, ASA किसके इक्वल होगा, B के, वही B हमने मान लिया G में से, तो इसका मतलब B किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी प्रोसीजर से अब S नाम दे दो, क्योंकि यहाँ 8 दिया था तो अलग नाम दे सकते हैं उसको, इक्वल दे दो तो कोई वो लॉस नहीं है, बट कंफ्यूज हो जाएंगे फिर हम। अब ASA ये क्या लग रहा है, YA इज इक्वल टू B के लिए नहीं लग रहा, ये शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ कि इसी बिल्कुल सेम इसे राइट से करना है इसको, वैसे समझा तो दिया ही है कैसे कर होगा ये। अब YA इज इक्वल टू B, ये YAB मतलब y की वैल्यू क्या AS और वो भी क्या I। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन AS यूनिक सॉल्यूशन। अब YA इज इक्वल टू B के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिला और AX इज इक्वल टू B के लिए भी, इसके लिए एंड इसके लिए, दोनों के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। G में यूनिक सॉल्यूशन है। अब इससे पहले वाली थ्योरम याद है ना, क्या था, कोई सेमी ग्रुप होना चाहिए, वो है सेमी ग्रुप होगा और AX इज इक्वल टू B के लिए यूनिक सॉल्यूशन एंड तथा YA इज इक्वल टू B के लिए G में यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो ग्रुप होगा। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब ये सभी मिला के पहले वाली थ्योरम बन गई ना, तो अब कह सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड थ्योरम, इससे पहले वाली जस्ट थ्योरम, थ्योरम 6 से ये हो गया ये सेमी ग्रुप, तो क्या हो गया, G एक ग्रुप है। डन। क्या हुआ, ये अभी ये तो हमने देख ली थी थ्योरम, ये होने पर ग्रुप होगा, यहाँ वापस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पिछली वाली थ्योरम से लिख दिया। बट ये निकालना तो पड़ेगा ना हमें, आया कैसे था, तो हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज़ किया, लेफ्ट कैंसिलेशन लो एंड राइट कैंसिलेशन लो, यहाँ यूज़ किया था एंड ये यहाँ यूज़। ओके, इसका मतलब अगर कोई भी परिमित जरूर याद रखना, परिमित क्यों, तभी तो n एलिमेंट पता चले हमें, हो सकता है परिमित ना हो तब नहीं कह सकते कि ये ग्रुप होगा। ओके, अब इसका थ्योरम का मतलब हुआ कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा, उसमें अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे होंगे ना, मतलब जो हमारा सेमी ग्रुप G था दोनों कैंसिलेशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा ग्रुप होगा। ओके, तो ये होगी हमारी 7th थ्योरम। अब इसमें हमें ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट ग्रुप होगा तब भी जरूरी है, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है। क्यों, जैसे नोट देख लें अगर हम, इनफाइनाइट ग्रुप लेना है, वो भी सेमी ग्रुप, जिसमें क्या हो, अभी हमें गलत दिखाना है इसको, मतलब हमारे पास एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए तभी हम कहेंगे ना ये चीज़ ट्रू नहीं है। तो हम जैसे कि नोट क्या था हमारा, यदि G कोई अपरिमित इनफाइनाइट सेमी ग्रुप है, अपरिमित सेमी ग्रुप है एंड कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, इसी ऊपर वाली थ्योरम थी
क्या कैंसिलेशन लॉ के लिए ए सी बी सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड सी ए इज, इसे पहले वाले नोटेशन यही तो यूज, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना इसमें, वही सिंबल यूज कर लेते हैं सी ए सी बी, तो भी ए इज इक्वल टू बी, ए बी लिख लो बी सी लिख लो, वो तो सिंबल्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सी कैंसिल कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ लेफ्ट से सी तो ए इज इक्वल टू बी। अगर ये कैंसिलेशन हो रहे हैं इन अपरिमित, तब जी ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तब जी ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। क्यों? इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो। एग्जाम्पल देंगे अगर हम इसके लिए, इसी के लिए हमने लिया n विद प्लस, ये इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि n इनफाइनाइट है। सेमी ग्रुप है इनफाइनाइट अपरिमित सेमी ग्रुप, ये इनफाइनाइट सेमी ग्रुप है। अब कैंसिलेशन लो, यहाँ प्लस ऑपरेशन है, मतलब a प्लस सी किसके इक्वल, b प्लस सी के, तो हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, प्लस में तो कैंसिल करते हैं ना। ये क्या आता है, a इज इक्वल टू बी, और अगर c प्लस ए हो c प्लस बी के इक्वल, तब भी कैंसिल कर सकते हैं। e नहीं है ये, c ही है, c को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या आएगा फिर a इज इक्वल टू बी। कैंसिलेशन होल्ड हो रहा है, बट n प्लस तो ग्रुप नहीं होता, n प्लस ग्रुप नहीं है। हमने देखा था ना क्यों नहीं है ग्रुप ये, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी ही नहीं है। जीरो आइडेंटिटी होती है, वो तो n के अंदर होती ही नहीं है। नेचुरल नंबर में जीरो नोट बिलोंग्स टू n आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं है। तो हमें एग्जांपल मिल गया कि वो इनफाइनाइट सेमी ग्रुप अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करें, ये दोनों कैंसिलेशन लॉ है ना, तो ग्रुप होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगर फाइनाइट होगा ग्रुप तब जरूरी होगा। तब हमने प्रूफ देख लिया। ओके, सो हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है। ग्रुप थ्योरी समझ आ रही है ना। इस सब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ग्रुप थ्योरी को साथ के साथ करते रहो, लेक्चर साथ के साथ लगाते रहोगे तब समझ आ जाएगी। अगर लेक्चर मिस करोगे तब समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आगे वाले लेक्चर पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड ही है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं थ्योरम से 10th थ्योरम हमारी, मतलब बुक के अकॉर्डिंग 10th थ्योरम है, बट हमारे अकॉर्डिंग तो 8th ही थ्योरम थी। वो 1.10 लिख लो। ये थ्योरम है एक सेमी ग्रुप G होता है, फाइनाइट सेमी ग्रुप, एक फाइनाइट परिमित सेमी ग्रुप, G एक ग्रुप होता है, तब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, या यदि। फाइनाइट जरूरी नहीं है, यहाँ सेमी ग्रुप है, ओनली सेमी ग्रुप। एक सेमी ग्रुप
जी एक ग्रुप होता है। यदि दी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जी में एक अवयव ई विद्यमान हो, मतलब एग्जिस्ट हो कि ई ए इज इक्वल टू ए। ये क्या होता है, ई ए को किसके साथ ऑपरेट करें, वही एलिमेंट आइडेंटिटी, लेकिन लेफ्ट आइडेंटिटी या वाम तत्समक। एक कंडीशन ये, एंड सेकंड कंडीशन जी में एक अवयव बी विद्यमान हो ताकि या कि बी ए इज इक्वल टू ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एक अवयव बी हो, मतलब ए जी ले लिया, जी के सभी एलिमेंट फॉर ऑल ए को किसके साथ ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिले, मतलब इन्वर्स, वो भी कौन सा, लेफ्ट इन्वर्स, बी इन्वर्स होता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट इन्वर्स। अब थ्योरम का मतलब क्या है, पहले तो इफ आई डबल एफ, सिंगल एफ नहीं है, डबल एफ है, या दीदी दो बार दो है। इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक सिंपल में, कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन भी होगी। मतलब ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, यदि ये कंडीशन ट्रू है, और फिर यदि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी पड़ेगी। अब यहाँ एक सेमी ग्रुप है, वो एक जी, सेमी ग्रुप जी एक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब पहले वहाँ से यहाँ फिर यहाँ से वहाँ। अब सेमी ग्रुप है वो ग्रुप होगा, ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे जो हमारा सेमी ग्रुप था ना वो ग्रुप होगा। ये दिखाना है हमें इस थ्योरम में। अब ये दोनों कंडीशन क्या है, जी में एक अवयव ई विद्यमान हो, ई मतलब कोई भी हो सकता है कि उसको ए से ऑपरेट करें तो ए आ जाए, और सभी एलिमेंट के लिए। ये तो हमें पता है, हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी की ही डेफिनेशन है। और ये सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक अवयव बी विद्यमान हो तो बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब लेफ्ट इन्वर्स की डेफिनेशन। अब यहाँ से यहाँ तो हम आ सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, अगर कोई सेमी ग्रुप है, वो ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स, आइडेंटिटी है तो राइट आइडेंटिटी भी होगी और लेफ्ट आइडेंटिटी भी। अब ये तो यही लिख रहे हैं ना कि राइट आइडेंटिटी होगी, ये है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब ग्रुप है तो राइट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगी और राइट भी होगी, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी होगी ही होगी। ग्रुप है तो इन्वर्स होगा प्रत्येक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए तो राइट इन्वर्स और लेफ्ट इन्वर्स दोनों होंगे, मतलब लेफ्ट इन्वर्स भी होगा। यहाँ से यहाँ तो आ गए, यहाँ से यहाँ तो समझ आ गया ना सबको। यदि जी एक ग्रुप होता है, अगर जी ग्रुप हो तो क्या होगा, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इन्वर्स, फर्स्ट और सेकंड दोनों यही प्रॉपर्टी है ना, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा।
भी एग्जिस्ट होगा तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। उपरोक्त दोनों गुणधर्म फर्स्ट एंड सेकंड या उपरोक्त दोनों प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड भी सेटिस्फाई होगी या सत्य होंगे। मतलब ग्रुप होने पर ये कंडीशन तो डेफिनेटली होती है, हमें पता है ये कंडीशंस तो, बट अब इसका कन्वर्स देखना है हमें। तो कन्वर्स भी ट्रू होता है या नहीं होता। अब कन्वर्स के लिए क्या देखते हैं हम, अब हमें देखना है अगर ये दोनों कंडीशन हो ना तब जो हमारा सेमी ग्रुप था वो ग्रुप बी होगा। कैसे, अब अपने हम कहेंगे कि नहीं ग्रुप होने के लिए या तो हमने ये थ्योरम्स देखी है या हमें पता है आइडेंटिटी इनवर्स सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप तो दिया ही हुआ है, सेमी ग्रुप ग्रुप होगा, इसका मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हमें क्या दिखाना है, ग्रुप, मतलब हमें आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाना है। उसके अंदर भी फर्स्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तो फिर भी दी हुई है, इसका मतलब उसमें भी हमें लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स पता है। अब हमारा टास्क है आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाना। आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट होती है, अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों हो एंड दोनों इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। और लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों होने चाहिए और इक्वल, तब हम कहेंगे कि वो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तब हम कह देंगे कि वो ग्रुप होगा। अब हमारा यही टास्क है, हमें लेफ्ट तो दे रखा है, राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स निकालना है। ओके, सब ये कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है कि G एक ग्रुप है। कि G एक ग्रुप है, जैसे कि पहले ये ऐसे इधर वाला पार्ट दिया हुआ था, अब हम उधर वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ये से ये G एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, इसके लिए हम दिखाएंगे कि आइडेंटिटी होनी चाहिए एंड इनवर्स होना चाहिए। फॉर दिस वी विल शो दैट EG में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी दिखानी है हमें, एंड G के प्रत्येक अवयव का इनवर्स है, B A का प्रतिलोम है, मतलब A कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए हमें प्रतिलोम मिलेगा फॉर ऑल। अब ये दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं हम, हमें दिखाना होता है आइडेंटिटी का मतलब EA, ऐसे लिख लो AE इज इक्वल टू A को किससे ऑपरेट करें वही, एंड इधर से भी। ये तो समझ रहे हो ना, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि अब स्टार की जगह डायरेक्ट यही लिखेंगे, अब A स्टार B की जगह A भी लिखेंगे, वही हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ही AE। ओके, स्टार लिखने में क्यों पेन घसाएं, है ना, क्योंकि हमें पता ही है जनरली कि ऑपरेशन ही यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी के लिए ये डेफिनेशन, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, एंड इनवर्स के लिए क्या डेफिनेशन, AB इक्वल टू आइडेंटिटी
इज इक्वल टू बी ए, ये दिखाना है हमें, ये प्रूफ करना है। अब इसमें भी देखो सेमी ग्रुप तो है ही कि सेमी ग्रुप जी, सेमी ग्रुप तो था, कोई ये तो नहीं सोच रहा ना ये दिया हुआ तो ये दिखाना है, तो इसमें सेमी ग्रुप भी तो दिखाना है। नहीं, डेफिनेशन देखो क्या कह रही है थ्योरम, एक सेमी ग्रुप जी एक ग्रुप होगा, एक सेमी ग्रुप जी एक ग्रुप होगा यदि, मतलब सेमी ग्रुप दिया हुआ है यदि दी, सेमी ग्रुप जी ग्रुप होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। सेमी ग्रुप भी दिया हुआ है और ये कंडीशन भी दी हुई है, ग्रुप दिखाना है, मतलब ये कंडीशंस दिखानी है। अब इसमें भी ये वाली कंडीशन तो दी ही हुई है, सिर्फ हमें यही कंडीशन दिखानी है, एंड ये वाली कंडीशन भी यहाँ दी हुई है तो हमें सिर्फ यही कंडीशन दिखानी है, ये दोनों कंडीशंस दिखानी है। ओके, तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। गुणधर्म फर्स्ट एंड सेकंड से ये तो दिया ही हुआ है, ई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड बी ए इज इक्वल टू ए ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। अब हमें ये देखना है, हम लिखें ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड वो दिखाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये कंडीशन दी हुई है बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी जी का एलिमेंट लिया हमने उसके लिए हमें एक अवयव बी मिल जाएगा, तो हमने मान लिया बाय सेकेंड बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दिया है। अब माना हर ए के लिए जी में से होगा जो हमने लिया सी एलिमेंट ले लिया या बी ले लिया, हर एलिमेंट जो कि जी में होगा हमने ले लिया एलिमेंट एक बी, ये कंडीशन अलग है, बट अब हम यहाँ देख रहे हैं एक एलिमेंट जी के अंदर होना चाहिए, हमने लिया बी, माना बी बिलोंग्स टू जी के लिए, माना क्यों दिया ही हुआ है, ए बिलोंग्स टू हर एलिमेंट जो जी का होगा तो बी जी के अंदर है, उसके लिए एक अवयव कैसा मिलेगा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इसके लिए एक अवयव सी मिलेगा, नाम तो सिंबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, सी एग्जिस्ट करेगा, सी विद्यमान होगा कि सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये लाइन समझ आई कैसी हुई, सेकंड प्रॉपर्टी थी जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा अवयव मिल जाएगा, उसका नाम दिया बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। अब हमने लिया बी बिलोंग्स टू जी, इसके लिए बी एक अवयव सी मिलेगा कि जैसे बी ए था अब यहाँ सी बी करेंगे तो सी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा इसी कंडीशन से। डन। अब हमें देखना है ए बी, दो एलिमेंट जी के अंदर है तो हमने लिया ए बी। अब इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए बी के लिए अब देखो लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स तो है ही, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा जी के अंदर उसके लिए ई ए इज इक्वल टू ए, मतलब ए बी को हम लिख सकते हैं ना ई ए बी, ई ए इज इक्वल टू ए, मतलब ई ए बी। डन बाय फर्स्ट। अब सेमी ग्रुप है
तो एसोसिएटिव, तो ई ए बी, सेमी ग्रुप इम्प्लाइज एसोसिएटिव। अब ई ए किसके इक्वल था? ए के इक्वल था, बट वो तो ए बी ही आ जाएगा। बट देखो ये नहीं कर रहे हम, ये नहीं कर रहे, हमने क्या ए बी किया, ए बी को ई से लिख यहाँ से कोई एलिमेंट था उसके लिए ई ए लिख सकते हैं, किसके इक्वल? ए के। अब ए बी को हम लिख सकते हैं ई ए बी। अब अभी हम देख के आए हैं ना ये इक्वेशन, आइडेंटिटी की वैल्यू सी बी, तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी की जगह सी बी। अभी हम देख के आए हैं तो ये हो गया ऐसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये तो प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म फर्स्ट, और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है जो अभी हमने नाम दी है। अब एसोसिएटिव सी बी ए एंड बी, सेमी ग्रुप है जी, तो क्या होगा? एसोसिएटिव भी होगा, सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव। ओके, अब देखते हैं, अब हमें ये वाली प्रॉपर्टी बी ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो हमने क्या किया? बी ए को लिख दिया हमने आइडेंटिटी, सेकंड गुणधर्म से, सेकंड गुणधर्म से या सेकंड प्रॉपर्टी से बी ए की जगह आइडेंटिटी। अब यहाँ फिर एसोसिएटिव ई बी। यहाँ देखो हम डायरेक्ट सी ई को सी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें लेफ्ट आइडेंटिटी भी पता है, राइट तो नहीं पता ना। हमें कहीं पता है अगर ई को राइट साइड से ऑपरेट करें तब भी वही आए, नहीं पता, इसलिए नहीं लिख पा रहे सी ई को। लेकिन ई बी को तो लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं हम आइडेंटिटी को, तो क्या आ जाएगा? ये बी आ जाएगा। ओके, अब ये क्या हुआ? सी बी। अब सी बी तो क्या था हमारा? फिर आइडेंटिटी, मतलब क्या हो गया हमारा? ए बी की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी। ए बी लिया हमने, उसको ये प्रॉपर्टी हमारी, कोई भी एलिमेंट लिया जी को, उसके लिए लेफ्ट आइडेंटिटी, बाएं तरफ से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से तो वही अवयव, तो हमने बाईं तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ई को हमने सी बी मिल जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी से ही, तो हमने सी बी लिख दिया। अब एसोसिएटिव होगा, सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव, सी बी ए बी हो गया। अब बी ए की वैल्यू क्या थी? बी ए की वैल्यू तो ई थी सेकंड प्रॉपर्टी से, तो हमने लिख दिया ई। अब सी ई बी, अब सी ई को सी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि लेफ्ट है लेकिन राइट आइडेंटिटी का नहीं पता अभी तक, तो हमने सी ई को सी ही लिखा ओनली। यहाँ फिर एसोसिएटिव ई बी, अब ई बी को तो बी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो ये बी लिख दिया इसको। अब सी बी को हमने फिर ई लिख दिया, मतलब क्या हुआ हमारे पास? ये ए बी की वैल्यू आ गई ई। अब ये देखो, इससे क्या कह सकते हो हम? कोई भी एक एलिमेंट ए लिया, उसको किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी ई मिल जाए। मतलब आइडेंटिटी अभी लेफ्ट तो कह रहे हैं ना, राइट के लिए नहीं कह पा रही, बट लेफ्ट आइडेंटिटी तो कह ही रहे हैं। तो यहाँ से ये तो हमें पता था, बी ए किसके इक्वल था? ई के। हमने निकाल लिया ए बी ई के इक्वल। यही तो प्रतिलोम की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब बी क्या हो गया? ए का प्रतिलोम हो गया। हमें यही निकालना था ना, इन्वर्स। तब हम कह सकते हैं बी ए का प्रतिलोम है, इन्वर्स है।
ओके। अब हमें पता चल गया, इन्वर्स तो हो गया, हमें क्या निकालना है अब ये वाली कंडीशन भी। अब वो कंडीशन कैसे निकालेंगे? हमने ये निकाल दी। अब हमें ये वाली ई ए तो ए के इक्वल था ही, हमें ए ई को ए के इक्वल दिखाना है, तो हमने लिया ए ई, इसको दिखाना है ए के इक्वल। अब ए ई को दिखाने के लिए हम ई को वैल्यू हमें क्या पता चली है, ई की वैल्यू बी ए दी हुई है ना, अब हम बी ए लिख सकते हैं ए की वैल्यू। अब फिर सेमी ग्रुप है तो ए भी लिख दिया, एसोसिएटिव। अब ए बी की वैल्यू हम क्या निकाल के आए हैं, ई, अभी निकाल के आए हैं वो, तो ए बी की वैल्यू ई। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, देना चाहो तो, ई बाय इक्वेशन 2। ए बी को लिख दिया ई ए। अब ई लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तब हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ई ए को लिख सकते हैं हम ए। आ गया हमारे पास ए ई की वैल्यू ए, और ए किसके इक्वल दिया हुआ था, ई ए के, तो मतलब ए ई ए के इक्वल और ई ए भी ए के इक्वल। तो क्या हुआ, ई क्या हो गई हमारी आइडेंटिटी या तत्समक अवयव। अब हमें यही निकालना था ना, ग्रुप निकालने के लिए यही दिखाना था, ये कंडीशन भी दिखा दी, ये भी दिखा दी, तो मतलब जी हो गया एक ग्रुप, जी एक ग्रुप है। समझ आई ये थ्योरम? हमें लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स दिया हुआ था, हमें ग्रुप दिखाना था, इसका मतलब हमें राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स निकालना होगा। तो राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स ए बी, यहाँ से हमने राइट इनवर्स निकाला, राइट इनवर्स, और वहाँ से राइट आइडेंटिटी। अब यहाँ ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि ई की जगह कहाँ पर क्या रखना है। सोचो ई की जगह कहीं तो हम बी ए रख रहे हैं, कहीं सी बी रख रहे हैं, वो जैसे क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिस की रिक्वायरमेंट है ना हम वही लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या लिखें कि हमें सॉल्यूशन आ जाए, उसी अकॉर्डिंग हम ई की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। सो यहाँ से ऐसे सोल्व किया, और ये आइडेंटिटी तो इजी ही था, तो आइडेंटिटी के लिए हो गया। ओके, सो इस थ्योरम को अच्छे से एक बार देख लेना, हर एक स्टेप को अच्छे से, कि हाँ कहीं अगर गलती होगी तो वो गलती समझ आ जाएगी आपको। फिर अगर अभी समझ नहीं आया होगा कोई भी छोटा सा स्टेप भी, तो उसको अच्छे से चेक करना, नहीं तो बाकी कल क्लास में देख लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।